हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करें 11th का एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है भूकंप। हम बात करेंगे कि भूकंप आने के कारण क्या है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, भूकंप का छाया क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं भूकंप की। भूकंप, तो भूकंप क्यों आता है? आप में से किसी को पता है क्यों आता है भूकंप? भाई क्यों आता है भूकंप? पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे ना। पृथ्वी के अंदर घर्षण होता है। देखो, पृथ्वी में अगर बोले नॉर्मल लैंग्वेज में, पृथ्वी में कंपन को क्या बोलते हैं हम? भूकंप। जो पृथ्वी पर कंपन होता है उसे बोलते हैं भूकंप। लेकिन ये कंपन होता क्यों है? तो अगर सही डेफिनेशन बोले तो पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों के कारण, पृथ्वी के अंदर अंतर्जात बलों के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं भूकंप। पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल लगते हैं उनके कारण जो कंपन होता है उसे बोलते हैं भूकंप। अगर एक डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन सीधी लिखनी है कि अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होने वाले कंपन को कहते हैं भूकंप, है ना। अपन समझते हैं भूकंप आता क्यों है। इधर देखना, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी का धरातल है, ये धरातल है। मैं आपको बोलता हूँ कि पृथ्वी के अंदर मैं बोलता हूँ पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है। पृथ्वी के नीचे चट्टान है, चट्टानों पर बल लग रहा है। एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है। जब पृथ्वी के चट्टानों पर बल लगता है तो चट्टानें खींचेगी, है ना। अब चट्टानें कहीं ना कहीं खींचेगी, तो चट्टानें जब खींचती है तो तुरंत टूटती नहीं है। तो चट्टानें जब खींचेगी तो चट्टानों पर यहाँ पर ऊर्जा स्टोर होगी, है ना, जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि स्थितिज ऊर्जा पहले इकट्ठी होती है। जैसे धनुष को हम छोड़ते हैं तो पीछे खींचते हैं, तो जब उसको पीछे खींचते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। फिर आप उसको तुरंत छोड़ते हो तो वो स्थितिज ऊर्जा से किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में। किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चट्टान है, ये पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल लग रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में, इन बलों के कारण ये चट्टानें क्या होगी? खींचेगी। अब खींचने से तुरंत तो टूटेगी नहीं, लेकिन क्या होगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा एनर्जी होगी, अब थोड़े समय बाद ये चट्टानें क्या हो जाएगी? खींचेगी, तो बीच में एक भ्रंश बनेगा। क्या बनेगा? भ्रंश। मतलब चट्टानों में क्या हो जाएगी? दरारें। चट्टानों में क्या हो जाएगी? दरारें। इस दरार को बोलते हैं भ्रंश। क्या बोलते हैं? भ्रंश। अब ये जैसे ही भ्रंश होगी तो भ्रंश के कारण कोई ऊर्जा मुक्त होगी। क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। ये जो ऊर्जा एनर्जी हुई थी ये ऊर्जा मुक्त होगी, और इसी ऊर्जा मुक्त होने के कारण क्या पैदा होगा? कंपन। क्या पैदा होगा? कंपन। तो चारों तरफ ऊर्जा मुक्त होगी और चारों तरफ कंपन पैदा होगा। अब कंपन पैदा होगा, तो जब कंपन पैदा होता है तो कंपन पैदा होने को ही हम क्या बोलते हैं? भूकंप। मैंने क्या बोला कि पृथ्वी के अंदर जो गतिज ऊर्जा या फिर अंतर्जात बलों के कारण जो कंपन ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? भूकंप। तो मेरा कंपन यहाँ पर टूटा और यहां से कंपन उत्पन्न हुआ, तो जिस बिंदु से कंपन उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? अवकेंद्र बिंदु, सॉरी। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का अवकेंद्र बिंदु या फिर एपिसेंटर, इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का अवकेंद्र बिंदु, जहां से भूकंप निकलता है। और जब भूकंप की तरंगें निकलेगी और पृथ्वी के जिस भाग पर सबसे पहले टच होगी, पृथ्वी के जिस भाग पर सबसे पहले टच होगी, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। तो जिस भाग पर सबसे पहले टच होगी इस भाग को बोलते हैं अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं इस भाग को? अभिकेंद्र। तो मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी पर अंतर्जात बल लगेंगे, अंतर्जात बलों के कारण ये चट्टानें खिंचती है। चट्टानों में प्रत्यास्थता का गुणांक होता है, मतलब प्रत्यास्थता का गुण होता है। रबर देखा है, रबर को हम खींचते एक सीमा पर खींचने के बाद क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूटने के बाद आपने देखा जैसे ही रबर टूटता है, टूटने के बाद आपके हाथ में जोर से लगती है तो क्या हुआ? कंपन होके लगी ना। तो यही आप एग्जांपल ले लो कि जैसे ही रबर टूटा, कंपन होने से क्या हुआ? धरती हिली, है ना। और धरती हिली और जिस बिंदु से
भूकंप उत्पन्न हुआ है ना, इस बिंदु पर स्थिति जुड़ जाती और यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं भूकंप का अवकेंद्र। क्या बोलते हैं? अवकेंद्र। और धरातल पर सबसे पहले जो कंपन पहुंचेगा और जिस बिंदु पर भूकंप सबसे पहले आएगा वैसे 90 डिग्री पर आता है। ये बिल्कुल कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री। जिस बिंदु पर कंपन धरती पर या धरातल पर सबसे पहले पहुंचते हैं उनको बोलते हैं अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। याद हो गया हाथों हाथ। अब अपन पढ़ते हैं आगे टॉपिक है, देखो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ भी डायग्राम, ये देखो लिखा भी है कि पृथ्वी में कंपन को भूकंप कहते हैं। अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा मुक्त होती है जो तरंगों में फैलकर भूकंप लाती है। भूकंप विज्ञान को बोलते हैं सिस्मोलॉजी, है ना। भूकंप विज्ञान को क्या बोलते हैं? हम भूकंप के बारे में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ये फोकस है, ये एपिसेंटर है। अब पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, ये जो हो गया भूकंप। अब अपन पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। ठीक है, भूगर्भिक तरंगे 2 प्रकार की होती है, एस वेव और पी वेव। इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे और इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे। और एक होती है धरातल पर चलने वाली जिसको बोलते हैं एल वेव, इंग्लिश में बोलते हैं लव वेव। हिंदी ट्रांसलेट ना करें, इसको हिंदी में भी लव वेव ही बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में भी लव वेव ही बोलते हैं या फिर एल तरंगे। ये सिर्फ धरातल पर चलती है और धरातल पर चलती है इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी होती है? एल वेव होती है। अब पी वेव की बात करें, पहले पढ़ेंगे अपन प्राथमिक तरंगे। वैसे एक रिले वेव भी होती है लेकिन वो एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है और राजस्थान बोर्ड की बुक में नहीं है, जिनको बोलते हैं रिले वेव, रिले तरंगे। रिले तरंगे जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन होती है रिले तरंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला तरंगे कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। एस तरंगे और पी तरंगे। देखो प्राथमिक तरंगे वे होती है जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, उसको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों के बाद धरातल पर पहुंचती है द्वितीयक तरंगे। ठीक है, इस प्राथमिक तरंगों की अगर बात करें, अगर मैं बात करता हूं, पहले एक एक की बात करते हैं अपन लेते हैं पहले प्राथमिक तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों की बात करते हैं। ये जो प्राथमिक तरंगे हैं ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, धरातल पर सबसे पहले। अगर ये धरातल पर सबसे पहले पहुंच रही है इसका मतलब इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ये कितनी स्पीड से चलती है? 6 से 13 किलोमीटर के बीच स्पीड पर पहुंचती है। ठीक है, एस वेव। इनको कौन सी बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे। दूसरी बात, ये कैसी होती है? तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अभी बात करेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती क्या है। अब सुनो, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होते हैं? ऐसी तरंगे जो तरंग की दिशा में, ऐसी तरंगे जो तरंग की दिशा में आगे पीछे होती है। तरंग की दिशा में कैसे होती है? आगे पीछे। सुनो कैसे आगे पीछे होगी। ये मेरी तरंग की दिशा इस तरफ है। ठीक है, ये कण आए, कंपन हुआ, टकराई, वापस इसको धक्का मारा। ठीक है, ये आके टकराएगी, आगे जाएगी, ये वापस बैक इसको धक्का मारेगी। तो ये आगे पीछे होते होते कण कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। ये तरंग, ये कण है, एक कंपन उत्पन्न हुआ, इस कण ने इसको धक्का मारा, ये कहाँ गया? आगे किया, इसने वापस इसको पीछे धक्का मारा। ऐसे पीछे, ऐसे आगे, आगे पीछे क्या मारती है? धक्का मारती है। तो ये धक्का मारते हुए चलती है, इसके बोलते हैं किस दिशा में? तरंग की दिशा में धक्का मारते हुए चलती है, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ऐसी तरंगे जो तरंग की दिशा में एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे पीछे चलती हैं उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी चीज, ये अनुदैर्ध्य तरंगे और एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे पीछे चलती है, इसलिए इन तरंगों की एक प्रकृति होती है, ये तरंगे सभी माध्यमों में चलती है। ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। तो पहली चीज कैसी तरंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। यहां पर लिख रहा हूं अनुदैर्ध्य तरंगे। ये किससे? तरंग की दिशा में कैसे होगी? आगे पीछे। मैंने डायग्राम बनाया, तरंग की दिशा में कैसे होगी? आगे पीछे होगी। ठीक है,
और मैंने आपको अभी क्या बताया, तरंग की दिशा में आगे पीछे होगी, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है, और ये सभी माध्यमों में प्रवेश करती है, सभी माध्यमों में, सभी माध्यमों में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब सुनो मैं आपको बताता हूँ कैसे चलती है, इसका डायग्राम भी बताता हूँ मैं आपको। देखो अपन बात करते हैं 2 मिनट। देखो बताता हूँ, पी वेव, देखो ये चल रही है ना, ये देखो आगे पीछे कैसे हो रही है, ये पी वेव है। कैसी वेव है, पी वेव। ये तरंग की दिशा में, और तरंग की दिशा में देखो आगे पीछे होगी, एक दूसरे को धक्का मारेगी। देखो शुरू से धक्का मारी है ना, वापस बैक जा रही है, धक्का मार रही है वापस बैक जा रही है, धक्का मार रही है वापस बैक जा रही है, ऐसे आगे जा रही है ना, इसको बोलते हैं पी वेव। कौन सी वेव है, पी वेव। अब ये पी वेव एक दूसरे को धक्का मारती हुई आगे चल रही है। देखो धक्का मारते हुए कैसे चल रही है, आगे वापस बैक आ रही है। यहाँ पर देखना लास्ट में पता चलेगा, धक्का मारा वापस बैक आई, जैसे मैं आपको बता रहा था। इनको कौन सी वेव बोलते हैं, पी वेव, ठीक है। ये प्राथमिक किरणें हैं। आपको डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो अगर एग्जाम में आपको बनाना है कि इसका डायग्राम हम एग्जाम में कैसे बनाएं, तो आप एग्जाम में इसका डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो। देखो ये लाइन पास में ले लो, ऐसे ले लो, फिर बहुत सारी लाइन बिल्कुल पास पास ले लो, फिर वापस दूर दूर ले लो, फिर वापस पास पास ले लो लाइनें। समझ में आया। इसको कैसे बनाओगे, पी वेव से दर्शाओगे। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ पी वेव का। ये रही, ये कौन सी वेव है, पी वेव, ठीक है। पी वेव है, कौन सी वेव है, पी वेव। ये सभी माध्यमों में चलती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि तरंगों जैसी। ये भी बता देता हूँ इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्वनि तरंगे, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है वो सभी माध्यमों में चलती है। तो मेरे ख्याल से आपको पी वेव के बारे में पता चल गया होगा। तो कितनी वेव, भूकंपीय तरंगे की कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, भूगर्भिक और धरातलीय। भूगर्भिक में कौन कौन सी, एस और पी। धरातलीय कौन सी, एल। एस पहले हम बात करें प्राथमिक तरंगे, तो प्राथमिक तरंगे वे तरंगे जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, जिनकी स्पीड कितनी होती है, 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। कैसी तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, जो तरंग की दिशा के समांतर, तरंग की दिशा के कैसे चलती है, अनुदिश, उसके साथ में एक दूसरे को आगे पीछे धक्का मारते हुए चलती है। अभी अपना डायग्राम भी देखा, एक दूसरे को धक्का मारते कैसे चलती है, आगे की ओर चलती है। ये ध्वनि तरंगों जैसे होती है। ध्वनि तरंगों का गुण होता है कि ध्वनि तरंगें सभी माध्यमों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसीलिए ये तरंगे भी सभी माध्यमों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। किसी को डाउट, कुछ पूछना है, ठीक है। अगले वेव की बात करते हैं। अगली वेव है आपकी एस वेव। देखो एस वेव नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव का मतलब होता है द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे क्या होती है, तो द्वितीयक तरंगे उन तरंगों को बोलते हैं जो ध्वनि तरंगों के जस्ट बाद धरातल पर क्या होती है, पहुंचती है, ठीक है। अगर ये ध्वनि तरंगों के बाद पहुंचती है तो इनकी स्पीड कितनी है, तो ये 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। दूसरा, ये कैसी तरंगे हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, उन तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, है ना, जो तरंग की दिशा के लंबवत चलती है। तरंग की दिशा के कैसे चलती है, लंबवत। इधर समझो, तरंग की दिशा के लंबवत कैसे है, ये तरंग की दिशा, इस तरंग की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे चलेगी। कैसे चलेगी, ऊपर नीचे। तरंग की दिशा के कैसे चलेगी, ऊपर नीचे। मतलब ये सुन लो आप, ये तरंग है, ठीक है। एक तो इनमें क्या होता है, ये ठोस में चल सकती है। सिर्फ कहाँ चलती है, ठोस में,
एक और बात सुन लेना, ये सिर्फ सॉलिड में चलती है। किस में चल सकती है? सॉलिड में। ये तरंगे तरल में नहीं चलती, है ना, सभी माध्यमों में नहीं चलती। सिर्फ कौन से माध्यम में चलेगी? ठोस माध्यम है, तरल में नहीं चल सकती, द्रव अवस्था में ये नहीं चलती। ये किस अवस्था में चलती है? सिर्फ ठोस अवस्था में चलती है। तो मैंने बोला कि ये ऊपर नीचे होती है। अब सुनो, ये ठोस अवस्था में क्यों चलती है, मेरी बात सुनो। ये तरंगे, है ना, ये ऊपर नीचे क्यों होती है? अब आपको बताएगी, जो ठोस अवस्था होती है, उस ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु ठोस तब होती है जब उनके बीच में बंध बहुत मजबूत होता है ना। आपने सुना होगा कि ठोस में बंध बहुत मजबूत होता है, तरल में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। तो ठोस में तरल बहुत मजबूत होगा, तो ये ठोस है, ये कंपन हुआ तो ये कण कहाँ गया? ऊपर गया। ये कण ऊपर गया तो इसका मजबूत बॉन्ड क्या है? बॉन्ड मजबूत है, इसको वापस कहाँ आना पड़ेगा? नीचे आएगा। तो इस कण को क्या मारेगा? धक्का मारेगा तो ये कण कहाँ जाएगा? नीचे। इसके आगे वाले कण से इसका क्या बॉन्ड मजबूत है? ये आगे वाले कण को क्या मारेगा? धक्का, वापस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये कैसे चलते हैं? ऐसे ऊपर नीचे वेव चलती है। कैसे चलती है? ऊपर नीचे। चलेगी तो तरंग की दिशा में, लेकिन वो कैसे चल रही थी? आगे पीछे होके। ये कैसे चलती है? ऊपर नीचे होके। तो बोलते हैं कि तरंग की दिशा के, है ना, तरंग की दिशा के लंबवत चलने वाली, तरंग की दिशा के लंबवत चलने वाली जो तरंगे हैं, है ना, या तरंग की जो दिशा है उसके लंबवत जो कंपन होता है उसको बोलते हैं एस वेव। कौन सी वेव? एस वेव, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। ये सिर्फ कौन से माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम में चल सकती है। कौन से माध्यम में चलती है? ठोस माध्यम में। इनकी स्पीड कितनी है? 4 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कैसी प्रकृति की है? अनुप्रस्थ तरंगों के प्रकृति की है। इसका भी देखते हैं एग्जाम्पल एक, ये कैसे चलती है। ये देखो एस वेव दिख रही है, ऊपर नीचे चल रही है ना, पानी की लहरों के जैसे। ये एस वेव की दिख रही है आपको, ठीक है। कैसे चल रही है? ये देखो ऊपर नीचे, यहाँ देखो कैसे चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है ना। ये आगे पीछे हो रही है पी वेव। ये कैसे चल रही है? ऊपर नीचे ऐसे चल रही है ना, वेव यूं चल रही है, ठीक है, आगे की ओर। इसलिए इनको कौन सी बोलते हैं? एस वेव बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है ना, वो ऊपर नीचे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? ऊपर नीचे। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों जैसे ऐसे ऐसे चलती है ऊपर नीचे। आगे बढ़ेंगे अपन एल वेव। एल वेव जो होती है ना, वो यूं चलती है। ये कैसे? पहली वाली कैसे चली? आगे पीछे। दूसरी वाली कैसे चली? ऊपर नीचे। तीसरे वाली क्षैतिज ऐसे चलती है। क्षैतिज मतलब ये मेरी तरंग की दिशा है, उस तरंग की दिशा के यूं हिलेगी, यूं हिलते हुए कहाँ जाती है? आगे जाती है। उसको बोलते हैं एल वेव। आगे बढ़ेंगे। ये एस वेव के डायग्राम आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता मैं, क्योंकि गूगल से ले रहे उसमें स्ट्राइक आ जाएगी यूट्यूब वीडियो में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एस वेव के बारे में, ठीक है। तो एस वेव किन्हें कहते हैं? जिनकी स्पीड 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो पी तरंगों के बाद पहुंचती है। एस तरंगों के बाद इसी की स्पीड होती है, जो धरातल पर इसके एस पी तरंगों के बाद, प्राइमरी तरंगों के बाद कौन सी तरंगे पहुंचती है? सेकेंडरी तरंगे। ये कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। ये तरंग की दिशा के लंबवत, ऊपर नीचे। लंबवत कैसी? ऊपर नीचे चलती है। समझ में आ गई बात। अब लास्ट पढ़ते हैं अपनी धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगों का मतलब ये है, ये सिर्फ धरातल पर चलती है, और जो तरंगे धरातल पर चलेगी वो सबसे ज़्यादा क्या करेगी? नुकसान। सुनो, पहली बात तो मैं एल तरंगों की एक बात बताता हूँ आपको सबसे पहले। तो ये धरातलीय तरंगे, एल तरंगे कैसी है? धरातलीय तरंगे। अगर इसकी बात करें, ये कैसी तरंगे? तो ये भी अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। मतलब ये ऊपर नीचे के साथ क्षैतिज भी यूं ही होगी, ठीक है। इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड है। कितनी है? 3 किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरी, ये सबसे धीमी चलने वाली है। अब सुनो, कोई भूकंप तेजी से निकल जाएगा तो नुकसान कम करेगा, और कोई भूकंप बहुत देर तक एक ही जगह पर धीरे धीरे चल रहा है तो वहाँ पर नुकसान क्या करेगा? बहुत ज़्यादा करेगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी तरंगे करती है? एल तरंगे। एल तरंगे सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक क्या करती है? नुकसान करती है। कौन सी तरंगे करती है? एल तरंगे। एल तरंगे सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली तरंगे, क्योंकि धरातल पर बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, ठीक है। ये कैसे चलती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा इस तरफ है। इस तरंग की दिशा के ऐसे ऐसे चलेगी। वो कैसे चल रही थी? आगे पीछे। बाकी कैसे चल रही थी? ऐसे। ये कैसी चलती है? क्षैतिज चलती है, यूं यूं होगी आगे पीछे। अभी देखते हैं अपन डायग्राम के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा एल तरंगे कैसे चलती है।
ये देखो, इनको लव तरंगे भी बोलते हैं। ये चलेगा कि देखो कैसे चल रही है, ये आपको यूं यूं दिख रही है, लेकिन लास्ट में देखना पता चलेगा यूं यूं हिलेगा। कैसे हिला? लास्ट में यूं यूं हिला ना। यहाँ से आपको दिख रही है पी तरंगों, एस तरंगों जैसी, सेकेंडरी वेव जैसी, लास्ट में देखो यूं यूं हिलती हुई दिखेगी। ये यूं यूं हिल रही है, ये देखो, देवला ना, डायरेक्शन कैसी है? यूं यूं। मतलब तरंग की दिशा तो इस तरफ चल रही है, लेकिन ये तरंग की दिशा ना उसके यूं यूं हिल रही है। कैसे हिलती हुई जा रही है? यूं यूं हिलती हुई जा रही है। इनकी भी एक प्रकृति है, ये भी सिर्फ ठोस माध्यमों में प्रवेश कर सकती है, सभी माध्यमों में प्रवेश नहीं कर सकती। तो सभी माध्यमों में सिर्फ कौन सी प्रवेश करती है? पी तरंगे। सभी माध्यमों में कौन सी? पी तरंगे। तो पी तरंगे सभी माध्यमों में प्रवेश करती है। तो इसलिए हम एक भूकंप की हानियां होती है, लेकिन भूकंप का एक लाभ भी है ना। लाभ पढ़ेंगे। क्या लाभ है? कि इससे हमें पृथ्वी की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि एस तरंगे कितनी, प्राइमरी तरंगे वो कितनी दूर तक गई है, और अगर वो तरल में प्रवेश कर रही है ना। जैसे एस तरंगों का छाया क्षेत्र बोले, अगर अपन पढ़ेंगे एस तरंगों का छाया क्षेत्र और पी तरंगों का, तो पी तरंगे तरल में भी प्रवेश कर रही है, और पी तरंगों का छाया क्षेत्र अलग है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र अलग है। इसका मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग कहीं ना कहीं किस रूप में? द्रव रूप में। आपको पता है पृथ्वी पहले द्रव रूप में थी, समय के साथ ठंडी होती जा रही है धीरे धीरे। आपने पहले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है, ऐसा बोलते हैं। तो ठंडी हो रही है मतलब अभी भी आंतरिक भाग, कोर, जो पृथ्वी का क्रस्ट, कोर और मेंटल आपने पढ़ा होगा, मेंटल, क्रस्ट और कोर आपने पढ़ा होगा। तो कोर सबसे अंदर वाला भाग है, और अंदर वाले भाग से प्रवेश करती है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, हमने तीनों वेव के बारे में पढ़ा। हमने भूकंप पढ़ा, भूकंप क्या होता है? तो हमने पढ़ा पृथ्वी पर अंतर्जात बलों के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, ऊर्जा के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी वेव होती है? 2 प्रकार की तरंगे होती है, एक धरातलीय तरंगे और एक भूगर्भिक तरंगे। धरातलीय तरंगे उसे कहते हैं, सुन लो, धरातलीय तरंगे उसे कहते हैं जो बिल्कुल धरातल पर चलती है। ठीक है। और जिनकी स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड है, और तरंग की दिशा के आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे होती है। ठीक है। एक रिले वेव होती है, वो पूरी घूमती है, वो आपके काम की नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर होती है आपकी प्राइमरी वेव की बात करें, जो भूगर्भिक से आती है, तो प्राइमरी वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड कितनी है? 6 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ठीक है। ये कैसी है? अनुदैर्ध्य है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। तरंग की दिशा में आगे पीछे एक दूसरे को मारती हुई क्या चल जाती है? आगे चल जाती है। ठीक है। ये सभी माध्यमों में प्रवेश करती है, द्रव, ठोस और गैस, सभी माध्यमों में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। फिर अपन ने पढ़ी सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव उन्हें कहते हैं जो तरंग की दिशा के लंबवत 90 डिग्री पर चलती है। तरंग की दिशा के किसमें चलती है? लंबवत चलती है। जिनकी स्पीड कितनी है? 4 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ये कैसी है? ये प्रकाश तरंगों जैसी है। सिर्फ किसमें प्रवेश करती है? ठोस में ही प्रवेश करती है। जबकि प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी है, जो सभी के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। इतना हमने पढ़ लिया है। इतने में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कि हमको ये कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, मैंने आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अभी तक नोट्स तो कोई काम के थे नहीं, ये नोट्स है, ये कोई काम के है नहीं, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। वैसे कितने सेकंड का वीडियो हुआ है? ये देखो, ये सारी है, कितने मिनट का हो गया होगा? 23 मिनट का हो गया है। अब पढ़ते हैं तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है। तरंगों का छाया क्षेत्र भी मैं आपको बनाते हैं, अपन खुद ही बनाते हैं, इसको छोड़ो। तरंगों का छाया क्षेत्र हम बढ़ाते हैं एस तरंग और पी तरंगों का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र उन्हें कहते हैं जिस तरंगों पर भूकंपीय क्षेत्रों को सिस्मोग्राफ पे नहीं मापा जाता। उससे पहले शायद स्केल होगा, स्केल नहीं, छाया क्षेत्र ही है। चलो पहले छाया क्षेत्र पढ़ते हैं, है ना। जिस स्थान पर तरंगों को नहीं मापा जाता, है ना, मतलब जिन क्षेत्रों में तरंगों को नहीं मापा जाएगा उसको बोलते हैं तरंगों का छाया क्षेत्र। मतलब जिस स्थान पर भूकंप नहीं आएगा उसको बोलते हैं तरंगों का छाया क्षेत्र। ऐसा नहीं है जहाँ भूकंप आएगा उसको छाया क्षेत्र नहीं बोलते हैं। जिस स्थान पर भूकंप का तरंग को नहीं मापा जाता, सिस्मोग्राफ सब जगह लगे हुए, है ना, तो सिस्मोग्राफ जिन जगह भूकंपों को नहीं माप सकते, है ना, तो जिन जगह वो भूकंपों को नहीं मापेंगे उसको बोलते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। अपन पहले बात करते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र, फिर बात करेंगे एस तरंगों का छाया क्षेत्र। देखना, पी तरंगों का छाया क्षेत्र बनाता हूं मैं। देखो, मैं बोलता हूं ये आपकी कोर है, ये आपकी क्या है? कोर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। मैं आपको बोलता हूं, मान लो ये भूकंप का एपिसेंटर है। ठीक है, बीच में आ गया। ठीक है, मानता हूं ये भूकंप का एपिसेंटर है। ठीक है, तो यहां से भूकंप आएगा,
तो पृथ्वी पर सब जगह फैलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ भूकंप, देखना मैं सब जगह भूकंप को फैला रहा हूँ। भूकंप यहाँ जाएगा, यहाँ पर तरंगे आएगी, यहाँ पर भी 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 आएगी, यहाँ पर भी आएगी। इन सब जगह भूकंपीय तरंगे नापी जाएगी। अब यहाँ से किस में प्रवेश करेगी? परंतु आपको पता है कोई भी तरंगे द्रव में जाती है तो वो विचलित हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो मैंने बोला ये यहाँ पर आएगी, तो मान लो यहाँ से इधर गई तो इधर आ जाएगी, फिर इधर आई, मैं बोलता हूँ इधर चली जाएगी, फिर कुछ इधर आई, इधर चली जाएगी, कुछ ऐसे करके ऐसे आएगी, कुछ ऐसे तो ऐसे चली जाएगी। ये क्या है? सारी तरंगे। अब देखो क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि ये भूकंप का क्षेत्र है, यहाँ से मैं सीधा लूँ और इतना लूँ, सीधा लेके इतना लूँ तो 90 डिग्री होगा। देखो ये लेके ये द्वितीय कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। तो जो हम छाया क्षेत्र मापते हैं वो हम इस बिंदु से क्या लेते हैं? एंगल लेते हैं। इस बिंदु से क्या लेते हैं? आपको दिख रहा है यहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं जा पा रही है, यहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं जा पा रही है। इसका मतलब मैं बोलता हूँ 105 डिग्री से 140 डिग्री तक, कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको बात चले। 105 डिग्री से 140 डिग्री तक, किसी किसी किताब में ये 102 डिग्री से 143 डिग्री भी मिलता है, ठीक है ना। तो मैंने 145 105 से 140 लिख लिया ना, बात एक ही है, ठीक है। अब आप इसकी जगह 103 से 143 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 45 लिख लो, ठीक है। एग्जैक्ट देखना 45 नहीं, 105 से 140 ही है, 45 नहीं है। कितनी है आपकी बुक में? 45 ही है ना? हाँ 45 है 105 से, है ना। तो वो हर किताबों में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है। मेरे पास 103 से 142 है, मेरे पास 103 से 142 है, तो मैं वो वाला आंकड़ा लिख लेता हूँ, वो चलता है। आप वो वाला भी लिख लेना आपके पास है जो, है ना। और यहाँ पर भी 103 डिग्री से 142 डिग्री। मैं बोलता हूँ इस क्षेत्र में ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इन क्षेत्रों में तरंगे नहीं मापी जाएगी, इन क्षेत्रों में तरंगे नहीं मापी जाएगी। इसी को बोलते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। याद रखना, पहले बोल रहा हूँ एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा। अभी हाफिली के अंदर 3 या 4 नंबर का, आरएस मीन्स के अंदर हर साल भूकंप से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये पी तरंगों का क्या है? छाया क्षेत्र। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? 103 डिग्री से 142 डिग्री तक। ये भी 103 डिग्री से 142 डिग्री तक क्या होता है? तरंगे नहीं, मतलब जहाँ से भी, जरूरी नहीं यहाँ से। मैं आपको बोलता हूँ अगर मेरा भूकंप का एपिसेंटर यहाँ है और मेरी कोर यहाँ है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से, इस एरिया में फिर भूकंप का छाया क्षेत्र यहाँ हो जाएगा। जो एपिसेंटर होगा उसके 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में हमेशा क्या होता है? छाया क्षेत्र होता है पी तरंगों का। जरूरी नहीं कि भूकंप आप यहीं, आप यहाँ से करोगे तो आपका छाया क्षेत्र यहाँ आएगा, आप यहाँ से करोगे तो आपका छाया क्षेत्र यहाँ आएगा। तो 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच में पी तरंगों का क्या होता है? छाया क्षेत्र होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। एस तरंगों का भी छाया क्षेत्र 2 मिनट देख ही लो। एस तरंगों को और भी आसान है। मैंने आपको बोला एस तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो तरल में प्रवेश नहीं करती। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग तो तरल है ना, तरल है। तो जो पी तरंगे थी, ये पी तरंगे तो सब माध्यमों से जाती है। अब सब माध्यमों से जाती है तो यहाँ विचलित हो गई। अब जो आपकी एस तरंगे, सुनना, मैं बोलता हूँ एस तरंगे, ये कोर किसका है? तरल में बना हुआ है। पृथ्वी का आंतरिक भाग किसमें? तरल में। तो इसके अंदर तो प्रवेश ही नहीं कर पाएगी कौन सी तरंगे? एस तरंगे, क्योंकि वो तो तरल में चलती ही नहीं है। तो देखो हम बनाते हैं। मैंने बोला ये पृथ्वी का एपिसेंटर, मैं यहाँ से बोलता हूँ, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, देखो पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना होगा? ये 90 डिग्री। आपकी बुक में कितना देके रखा है? 100। हाँ, तो 103 भी ले सकते हो, 100। तो इसमें क्या होगा? देखो ये जब इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर तो प्रवेश कर ही नहीं पाएगी। अब इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी तो पी तरंगों, जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वो 103 डिग्री के आगे पूरा क्या है?
छाया क्षेत्र है, मतलब इसके आगे आपको भूकंपीय तरंगें मापी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तरंगें आगे प्रवेश करेगी नहीं, और पड़ेगी नहीं, तो ये पूरा का पूरा किसका क्षेत्र है? अलग कलर से कर देता हूं मैं। ये क्या है? पी तरंग, एस तरंगों का तो छाया क्षेत्र, ठीक है। मतलब 105 डिग्री के आगे है ना, पूरा का पूरा क्या होता है? एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एस तरंगों का छाया क्षेत्र। समझ में आ गया? तरंगों के छाया क्षेत्र समझ में आ गए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 103 से 142 तक, और ये कहाँ से कहाँ तक? 103 से पूरा आगे तक किसका होता है? एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब भूकंप को मापने के लिए हम स्केलों का उपयोग करते हैं, है ना। तो हम दो प्रकार के स्केलों का उपयोग करते हैं। एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल। कौन कौन सा स्केल होता है? एक होता है रिक्टर, रिएक्टर नहीं, रिक्टर। कौन सा स्केल होता है? रिक्टर। आपने रिएक्टर लिखा होगा, रिएक्टर लिखा है ना, रिक्टर स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है? रिक्टर, ठीक है। एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल, ठीक है। अब सुनना इधर, ये दो प्रकार के जो स्केल है, ठीक है, जो रिक्टर स्केल है और एक है मर्केली। देखो ये जो रिएक्टर स्केल है ये भूकंप के परिमाण को मापता है। क्या नाम मापता है? परिमाण को। और जो मर्केली स्केल है ये भूकंप के विनाश को मापता है। अब समझना दोनों में फर्क क्या है। दूसरी चीज एक और सुन लो, ये जो मापता है ये 0 से 9 अंकों तक मापता है। कितने अंकों तक? 0 से 9 इकाई देते हैं हम, ठीक है। और ये लघु गणक होता है। लघु गणक का मतलब समझना, बता रहा हूं। इसका मतलब होता है अगर इसकी एक इकाई बढ़ेगी, कितनी इकाई बढ़ेगी? एक इकाई बढ़ाता हूं मैं बोलता हूं 1 से 2 इकाई होता है, तो भूकंप कितने गुना बढ़ रहा होगा? 10 गुना। अगर एक इकाई बढ़ाता हूं तो भूकंप कितने गुना बढ़ेगा? 10 गुना। दूसरा, ये भूकंप का परिमाण बताता है। भूकंप का क्या बताता है? परिमाण बताता है। परिमाण का मतलब जब मैं रिएक्टर स्केल से भूकंप मानूंगा तो दुनिया के हर कोने से स्केल से क्या आएगा? समान आएगा। दुनिया के हर कोने से स्केल से क्या आएगा? समान आएगा। अगर मैं जापान से भारत का आया भूकंप है और जापान के रिएक्टर स्केल पे मापूंगा तब भी जितना भारत में आ रहा है उतना ही जापान में भी आएगा, उतना ही अमेरिका में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा क्या मापता है? परिमाण मापता है, जबकि ये विनाश मापता है। अब सुनो, विनाश मापने का मतलब क्या है? इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है। क्यों? कहीं पर भूकंप से विनाश अधिक हो सकता है, कहीं पर भूकंप से विनाश कम हो सकता है। मान लो आबू रोड में भूकंप आया और वही मोरथला में भूकंप आया, है ना। अब यहां पर जितना नुकसान है, मान लो कि मैंने भूकंप से ज्यादा तैयारी कर रखी थी, मेरे को पता था कि ये जापान, अब जापान के अंदर जाओगे तो सर्वाधिक भूकंप का आता है जापान में, क्योंकि अभी सारी प्लेटों के किनारे सर्वाधिक भूकंप आता है। कौन से किनारे? अभी सारी। अभी भूकंप के कारण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अभी सारी और अब सारी प्लेटें क्या होती है, ठीक है। अभी सारी किनारे प्लेटों के किनारे सर्वाधिक भूकंप आता है। जापान जो है वो अभी सारी किनारों की प्लेट है। भारत के अंदर सर्वाधिक भूकंप का आता है हिमालय वाले क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि हमारे हिमालय क्षेत्र में दो प्लेटें हैं, इंडो एशियन प्लेट, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट। जो हिमालय वो इंडो एशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के क्या है? किनारों पे। और किनारों पे तो प्लेटें धीरे धीरे क्या आ रही है? पास में आ रही है। समय के साथ क्या आ रही है? पास में। वो दोनों समय के साथ पास में आ रही है, इसलिए हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अभी बढ़ी है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 0.82 मीटर क्या हो गई है? बढ़ गई। किस कारण? क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये दोनों क्या आ रही है? पास में। जब कोई पास में आती है तो कोई बीच में क्या होता है? उठा होता है। तो ये पास में आएगी तो पास में आने के कारण कंपन होगा, और कंपन खिंचाव होगा ना चट्टानों में, तो क्या होगा? कंपन। और कंपन होने के कारण क्या होगा? भूकंप। तो जो महाद्वीप या जो महासागर प्लेटों के किनारे हैं वहां पर भूकंप क्या आते हैं? सर्वाधिक आते हैं। तो हम बात करते हैं, यहां पर बात कर रहा था कि अगर जापान की बात करूं तो जापान में अगर मैं बोलूं मर्केली में हम मापते हैं 1 से 12 रोमन अंकों में। क्या लिखते हैं?
1 से 12 रोमन अंकों में लिखते हैं। अगर मैं मर्केली स्केल पर मापता हूँ, अब हो सकता है कि मर्केली स्केल पर जापान में भूकंप आया था 8 तीव्रता का, कितना 8 तीव्रता, उसने जापान में नुकसान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जापान पहले से तैयार है। जापान जब भी कोई चीज़ें बनाता है ना तो वो पहले भूकंप को ध्यान में रखकर उस हिसाब से बनाता है, तो नुकसान नहीं करेगा। अब भारत में हम यहाँ पर भूकंप नहीं देखते क्योंकि हमारे यहाँ भूकंप आता नहीं। अब वो 8 वाला भूकंप हमारे यहाँ आएगा तो नुकसान क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। तो इस स्केल पर जब मैं जापान में नापूंगा तो हो सकता है कि विनाश कम हुआ है, तो ये भूकंप जो मर्केली स्केल पर बताएगा वो क्या बताएगा? कम बताएगा। जबकि भारत में क्या बताएगा? ज़्यादा बताएगा। दूसरा, ये जो स्केल है, ये स्केल किस आधार पर? ये कोई लगा हुआ नहीं है। जो व्यक्ति देखने गया है, मान लो मैं सर्वेक्षण करने गया भूकंप के बाद, मैंने बोला यहाँ पर विनाश ज़्यादा हुआ है, तो मैंने बोल दिया मर्केली स्केल में भारत के यहाँ 6 था। मेरे बाद कोई और देखने गया, उसको लगा कि 5 ही था, तो अलग अलग भी हो सकता है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर देखने के बाद बुक में जैसा नोटिस किया वैसा ही आता है। तो ये तो क्या बनाता है? विनाश बताता है। ये क्या बताता है? परिमाण। ये विश्व में सब जगह एक जैसा, ये क्या होता है? अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किस पर निर्भर करता है? ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऑब्जर्वर, देखने वाले पे, या जिस एरिया में विनाश कितना हुआ उस पर निर्भर करता है। इसको कितने से कितने अंकों तक दिया जाता है? 1 से 12 रोमन अंकों तक। इसको कितने से? 0 से 9 इकाई तक दिया जाता है। इसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल, इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, इसको बोलते हैं मर्केली स्केल। दोनों स्केल समझ में आ गए? ठीक है, अच्छे से। आगे है आपका टॉपिक। आगे टॉपिक पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ताकि कुछ को ये हमने पढ़ ली है। एक रिक्टर स्केल होता है, एक मर्केली स्केल होता है। ठीक है, ठीक है। ये देखो 10 गुना बढ़ती है, लिख दिया। इस स्केल पर भूकंप की गहनता मापी जाती है और भूकंप के दौरान होने वाली प्रत्येक हानि को देखा जाता है। ये 1 से 12 तक की इकाइयों को रोमन आंकड़ों में लिखते हैं, 1 से 12 तक। ठीक है। फिर है भूकंप के कारण। तो भूकंप के 2 कारण होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कारण। ठीक है, इसको एक काम करते अपन कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, 2 क्लास ले लेंगे टुकड़ों में, अभी पूरी तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे जो भूकंप के कारण है उसको कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जो भी स्टूडेंट आगे की क्लास से ज्वाइन करना चाहता है, वो आगे की जो भी क्लास से लेना चाहता है, वो द्रोणा एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।